अल्टीमेटली टोटल जो 151 रिजर्व थी उसमें 110 सीटें फाइनल इलेक्शन में हिंदुओं ने वोट ही नहीं डाला, सिर्फ दलित कैंडिडेट्स ने डाला है। तो ये जो 110 हुए ये तो एक तरीके से सेपरेट इलेक्टोरेट की कैंडिडेट हो गए। 110 सीट्स डी फैक्टो थी ही नहीं, क्योंकि उसमें से 55 मतलब आधी सीट्स पे तो कास्ट हिंदूज ने 1946 के इलेक्शन में इंटरफेयर किया। 148 सीटें मिली जो दुगनी से ज़्यादा। इस तरह ये कहा जा सकता है कि दुगनी से ज़्यादा अगर दलित लोगों को सीट मिले तो ये उनके साथ बड़ा जुल्म है, ये मेरी समझ में नहीं आता। पहली बात तो ज्यादा सीट्स मिलने का रीजन अंबेडकर थे ना कि गांधी, क्योंकि अंबेडकर ने सेपरेट इलेक्टोरेट्स के बदले में 197 सीट्स को रिजर्व करने का डिमांड किया था, जो कि नेगोशिएट करके 148 कर दी गई। 108 सीटों में कास्ट हिंदूज का कोई लेना देना ही नहीं है, उसमें वैसे ही जीत गई कांग्रेस। अरे भाई बिल्कुल लेना देना है। इन 108 में से 45 सीट्स पे तो कोई कॉन्टेस्ट हुआ ही नहीं, और बाकी 63 में से 54 सीट्स में तो कास्ट हिंदूज ने डेफिनेटली इंटरफेयर किया। इस वीडियो में हम केशव बेदी को डिबंक करते हुए 1947 से पहले के इलेक्शंस की वो डार्क हिस्ट्री बताएंगे जो कोई नहीं बताता। बी आर अम्बेडकर के ऊपर सवाल ये लोग जरूर उठाते हैं, लेकिन उस जमाने के इलेक्टोरल प्रोसेस के अनफेयर नेचर का इनको कोई आइडिया नहीं होता। ऑफन लोग वोटिंग वर्ड सुनते ही ये अज्यूम कर लेते हैं कि हर एक सिटीजन के पास राइट टू वोट होगा, पर कॉलोनियल एरा में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। कॉलोनियल एरा में सिर्फ उन्हीं के पास राइट टू वोट था जिनके पास प्रॉपर्टी थी। इसकी वजह से दलित्स, जिनकी पॉपुलेशन उस टाइम पे 50 मिलियन थी, यानी लगभग देश का 14%, उनमें से मोस्ट लोगों के पास राइट टू वोट था ही नहीं। इसी सिस्टमैटिक अनफेयरनेस की वजह से किसी भी एरिया में ऑन एन एवरेज कास्ट हिंदूज के वोटर्स कहीं ज्यादा होते थे कंपेयर टू दलित वोटर्स, भले ही दोनों की पॉपुलेशन में ज्यादा डिफरेंस ना हो। इससे एक पावर इम्बैलेंस बन जाता था, जहाँ पे दलित्स के इंटरेस्ट कास्ट हिंदूज के सामने दब जाते थे, और कास्टिज्म खत्म करने या अनटचेबिलिटी खत्म करने के लिए कोई रेडिकल रिफॉर्म लाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया था, क्योंकि दलित्स अपने ट्रू रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट ही नहीं कर पाते थे। इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए अंबेडकर और गांधी दोनों ने अपने अपने साइड के सोल्यूशंस प्रेजेंट किए। अंबेडकर के अकॉर्डिंग इसका सोल्यूशन था सेपरेट इलेक्टोरेट्स। इस मेथड में सिलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुछ ऐसी सीट्स होंगी जो दलित्स के लिए रिजर्व्ड होंगी। उन सीट पे सिर्फ दलित कैंडिडेट ही इलेक्ट हो सकते हैं और सिर्फ दलित ही वोट कर सकते हैं। इससे दलित्स को कास्ट हिंदूज के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा और वो खुद अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू रिफॉर्म ला सकते हैं। अब जनरली लोग सेपरेट इलेक्टोरेट को अंबेडकर की स्पेशल डिमांड की तरह देखते हैं, लेकिन उस टाइम पे ये सिख्स और मुस्लिम्स के पास ऑलरेडी था। अंबेडकर खुद सेपरेट इलेक्टोरेट के बहुत बड़े फैन नहीं थे। उन्होंने 1919 में सबसे पहले साउथ बोरो कमेटी में यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी की डिमांड की थी, मतलब इक्वल वोटिंग राइट, जिसको रिजेक्ट कर दिया गया। और जब एंड में कोई ऑप्शन नहीं बचा तब उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड रखी, क्योंकि जॉइंट इलेक्टोरेट के अंडर दलित के पास इक्वल वोटिंग राइट्स नहीं थे। इसके बारे में हम वीडियो में आगे डिटेल में बात करेंगे। दूसरा सोल्यूशन था स्पेशल रिजर्वेशन विद जॉइंट इलेक्टोरेट्स, जिसमें सिलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुछ ऐसी सीट्स होंगी जो सिर्फ दलित्स के लिए रिजर्व्ड रहेगी, मतलब सिर्फ दलित्स ही इलेक्शन लड़ सकते थे उन सीट्स पे, और कोई भी एलिजिबल वोटर, चाहे वो कास्ट हिंदू हो या चाहे वो दलित हो, उन सीट्स पे वोट दे सकता था। मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट और जॉइंट इलेक्टोरेट में डिफरेंस सिर्फ इतना था कि सेपरेट इलेक्टोरेट में सिर्फ दलित्स ही रिजर्व्ड सीट पे वोट दे सकते थे, वहीं दूसरी तरफ जॉइंट इलेक्टोरेट में कोई भी रिजर्व्ड सीट को वोट दे सकता था, चाहे वो कास्ट हिंदू हो या चाहे वो दलित हो। गांधी जी का सोल्यूशन ये था कि दलित्स को किसी भी तरीके का स्पेशल रिप्रेजेंटेशन दिया ही नहीं जाना चाहिए। मतलब वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स और जॉइंट इलेक्टोरेट्स दोनों के ही कंप्लीटली अगेंस्ट थे। ये बात उन्होंने एक्सप्लिसिटली कही थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने ये तक कह दिया था कि वो मुस्लिम्स और सिख्स के लिए कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी है, लेकिन दलित्स के लिए नहीं। लेकिन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ब्रिटिशर्स दलित्स को सेपरेट इलेक्टोरेट्स देने के लिए रेडी हो जाते हैं, जिसके अंडर उन्हें 78 रिजर्व्ड सीट्स मिलती। अब ये डिसीजन गांधी जी को बिल्कुल पसंद नहीं आया और इसको अपोज करने के लिए उन्होंने एक फास्ट ऑन टू डेथ अनाउंस कर दिया। इसकी वजह से अंबेडकर और कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच 6 दिन तक नॉन स्टॉप डिस्कशंस होती है, जिसमें फाइनली अंबेडकर कॉम्प्रोमाइज के लिए मान जाते हैं और कम्युनल अवार्ड को गिव अप करने के बदले वो 197 रिजर्व्ड सीट्स की मांग करते हैं अंडर जॉइंट इलेक्टोरेट्स, लेकिन कांग्रेस सिर्फ 126 सीट्स के लिए ही मानी। फाइनली कमेटी ने 148 सीट्स को रिजर्व करने का डिसीजन लिया। अंबेडकर का जॉइंट इलेक्टोरेट्स को लेके एक कंसर्न था, क्योंकि जॉइंट इलेक्टोरेट्स में कोई भी, चाहे वो कास्ट हिंदू हो या चाहे वो दलित वोटर हो, रिजर्व्ड सीट के कैंडिडेट को वोट दे सकता है। और कास्ट हिंदूज, क्योंकि उनके वोटर्स की पॉपुलेशन ज्यादा थी कंपेयर टू दलित्स,
अपने वोट को वो यूज कर सकते थे एक ऐसे दलित कैंडिडेट को इलेक्ट करने के लिए जो ज्यादा रेडिकल रिफॉर्म ना करे और एक तरह से कास्ट हिंदूज के पपेट की तरह काम करे। इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए प्राइमरी इलेक्शंस का कॉन्सेप्ट लाया गया। प्राइमरी इलेक्शन एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जिसके अंदर रिजर्व्ड सीट के लिए 2 इलेक्शन होते थे, एक प्राइमरी और उसके बाद एक जनरल इलेक्शन। प्राइमरी इलेक्शन में सिर्फ दलित वोटर्स ही दलित कैंडिडेट्स को वोट दे सकते थे, जिससे कि टॉप 4 दलित कैंडिडेट सिलेक्ट हो सके जो आगे जाके जनरल इलेक्शन में रिजर्व्ड सीट के लिए लड़ेंगे। जनरल इलेक्शन जहां पे उन्हें कास्ट हिंदू और दलित दोनों वोट कर सकते थे। और प्राइमरी इलेक्शन में जहां 4 या 4 से कम कैंडिडेट खड़े होते तो वहां पर प्राइमरी इलेक्शंस होते ही नहीं और उन कैंडिडेट्स को डायरेक्टली जनरल इलेक्शन में भेज दिया जाता था। फाइनली अंबेडकर जी को ना चाहते हुए भी पूना पैक्ट पे साइन करना पड़ा और इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इंक्लूड कर दिया गया। लेकिन इसमें एक रूल ऐड किया जाता है जिसको कहते हैं कम्युलेटिव वोटिंग। कम्युलेटिव वोटिंग एक ऐसा सिस्टम था जिसके अंदर जनरल इलेक्शन में हर वोटर के पास उतने वोट होंगे जितनी उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सीट्स होंगी। मतलब अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2 सीट्स है, एक रिजर्व और एक अनरिजर्व, तो हर वोटर के पास 2 वोट्स होंगे। तो वो चाहे तो अपना एक वोट रिजर्व्ड सीट और एक वोट अनरिजर्व्ड सीट पे डाल सकता है या दोनों वोट्स अनरिजर्व्ड या रिजर्व सीट पे, भले ही वो कास्ट हिंदू हो या दलित हो। सिमिलरली अगर किसी जगह 4 सीट होगी तो हर वोटर के पास 4 वोट्स होंगे और अगर 3 सीट होगी तो 3 वोट्स होंगे। ये इसलिए किया गया था क्योंकि दलित वोटर्स नंबर्स में काफी कम थे और इससे उन्हें वोट्स कॉन्सेंट्रेट करने का एक मौका मिल जाता। लेकिन इसका मतलब ये भी था कि कास्ट हिंदूज के भी वोट्स बढ़ गए। एज अ रिजल्ट कास्ट हिंदूज एक वोट अपने प्रेफर्ड अनरिजर्व कैंडिडेट को दे सकते थे और दूसरा वोट एक ऐसे दलित कैंडिडेट को जो कि ज्यादा एंटी कास्ट रिफॉर्म्स ना लाए। और ऐसे ही क्यूमुलेटिव वोटिंग के अंडर कास्ट हिंदूज अपने एक्स्ट्रा वोट यूज करके इलेक्शन में इंटरफेयर कर सकते थे और अपने पपेट दलित कैंडिडेट को जिता सकते थे। मतलब इससे एट द एंड पावर इम्बैलेंस पे ज्यादा फर्क ना पड़ता। तो फाइनली 1937 में रिजर्व्ड सीट के लिए 3 स्पेशल फीचर्स लाए गए: प्राइमरी इलेक्शन, जॉइंट इलेक्शन और क्यूमुलेटिव वोटिंग। 148 सीटें मिली जो दुगनी से ज़्यादा। इस तरह ये कहा जा सकता है कि दुगनी से ज़्यादा अगर दलित लोगों को सीट मिले तो ये उनके साथ बड़ा जुल्म है, ये मेरी समझ में नहीं आता। पहली बात तो ज्यादा सीट्स मिलने का रीजन अंबेडकर थे ना कि गांधी, क्योंकि अंबेडकर ने सेपरेट इलेक्टोरेट्स के बदले में 197 सीट्स को रिजर्व करने का डिमांड किया था, जो कि नेगोशिएट करके 148 कर दी गई। दूसरी बात, पूना पैक्ट के डिस्कशन में एक प्रपोजल लाया गया था जिसके अंडर दलित्स को उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से रिजर्व सीट्स मिलनी चाहिए थी। लेकिन ये प्रपोजल भी कांग्रेस का खुद का नहीं था। ये प्रपोजल अंबेडकर ने साइमन कमीशन और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सबमिट किया था और उसी डिमांड को पूना पैक्ट में एज अ रेफरेंस यूज किया गया था। भाई साहब, रिजर्वेशंस जो मिली अल्टीमेटली शेड्यूल कास्ट को या डिप्रेस्ड क्लासेस को या अनटचेबल्स को, इट वाज अ प्रोसेस व्हिच वाज एन आउटकम ऑफ लॉन्ग स्ट्रगल, लॉन्ग ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेसेस, और उसमें कांग्रेस का मेन रोल था। कांग्रेस का ये स्ट्रगल इतना ज्यादा था कि गांधी खुद दलित्स के रिजर्वेशन और किसी भी तरह के स्पेशल रिप्रेजेंटेशन के सख्त खिलाफ थे। इतने खिलाफ कि उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में खुद एक्सप्लिसिटली भी ये बात बोली थी। और बस यही नहीं, उन्होंने उसके बाद आर मैकडोनाल्ड को अपने लेटर में वापस बताया कि वो कैसे दलित्स के लिए किसी भी तरह के स्पेशल रिप्रेजेंटेशन के खिलाफ थे। तो अब आप ही मुझे बताइए, कोई सेंस बनता है ये कहने का कि गांधी की वजह से दलितों को पूना पैक्ट के अंदर ज्यादा सीट्स मिली, जबकि गांधी का कंट्रीब्यूशन तो छोड़ो, वो तो रिजर्वेशन के ही खिलाफ थे। अब केशव अल्टीमेटली ये दिखाना चाह रहा है कि पूना पैक्ट एक तरह से कम्युनल अवार्ड से बेटर था, क्योंकि 1937 के इलेक्शंस में 151 रिजर्व सीट्स में से 110 सीट्स डी फैक्टो सेपरेट इलेक्टोरेट सीट्स थीं। यानी इन 151 में से 110 रिजर्व सीट्स में कास्ट हिंदूज ने अपने सरप्लस वोट से इंटरफेयर नहीं किया। मतलब इन 110 सीट्स पे जो इलेक्शंस हुए वहां कास्ट हिंदूज ने अपने सारे वोट्स अनरिजर्व सीट्स पे पोल कर दिए। तो ये 110 सीट्स टेक्निकली सेपरेट इलेक्टोरेट सीट्स की तरह काम की थी। अब सबसे पहले देखते हैं कि ये 110 डी फैक्टो सीट्स का क्लेम आता किधर से है। ये आता है सुजय बिस्वास के एक रिसर्च पेपर से, जहां बिस्वास खुद अंबेडकर की बुक व्हाट कांग्रेस एंड गांधी डिड टू द अनटचेबल्स को एज अ सोर्स यूज करते हैं, जहां से वो प्रोविंस वाइज दलित्स एंड कास्ट हिंदू वोट्स का डेटा यूज करते हैं, जिससे ये पता चल सके कि किस कैंडिडेट को कितने वोट्स कास्ट हिंदू से मिले और कितने वोट्स दलित से मिले। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ऐसा कोई ऑफिशियल डेटा एग्जिस्ट ही नहीं करता जिससे हमें पता चले कि कौन से कैंडिडेट को कितने दलित वोटर्स या कितने कास्ट हिंदू वोटर्स ने जनरल इलेक्शन में वोट किया। अंबेडकर ने ये डेटा लोकल गवर्नमेंट से सोर्स किया था, जिन्होंने अपना एनालिसिस रन करके वो डेटा अंबेडकर को भेजा था।
इंडीड इलेक्शन के रूल्स के अकॉर्डिंग ये पता करना ही इम्पॉसिबल था, क्योंकि जब अंबेडकर ने सजेस्ट किया था कि हर कैंडिडेट को जो वोट्स दलित के थ्रू मिले उन्हें एक अलग बॉक्स और जो वोट्स कास्ट हिंदूज के थ्रू मिले उन्हें एक अलग बॉक्स में रखा जाए, तो गांधी ने इस प्रपोजल को ही रिजेक्ट कर दिया था। मतलब हर कैंडिडेट को जो वोट्स मिले वो एक ही बॉक्स में काउंट हुए। तो ये बताना इम्पॉसिबल है कि किसको कितने दलित वोट्स और कितने कास्ट हिंदूज से वोट मिले। लेकिन फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट हम इस डेटा को एज ऑफिशियल डेटा नहीं लेकिन एक एनालिसिस की तरह यूज करेंगे। लेकिन इस पूरे एनालिसिस का बेसिस क्या है? ये पूरा एनालिसिस एक अजम्पशन पे बेस्ड है, जिसके हिसाब से हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में दलित वोटर टर्नआउट उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के ओवरऑल वोटर टर्नआउट के अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। और यही अजम्पशन इस एनालिसिस का स्टार्टिंग पॉइंट है। अब बेदी के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है कि या तो वो जनरल इलेक्शन में दलित के वोटर टर्नआउट का ऑफिशियल डेटा प्रोवाइड करे, या फिर केशव बेदी को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये ऑफिशियल डेटा नहीं है बल्कि एक एनालिसिस है। और इस एनालिसिस का एक अजम्पशन है कि हर जगह जहां कॉन्टेस्ट हुआ वहां ओवरऑल वोटर टर्नआउट और दलित का वोटर टर्नआउट एग्जैक्टली सेम है। और इस अजम्पशन को याद रखना क्योंकि ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है 1946 के इलेक्शन के एनालिसिस में, और वही इस पूरे वीडियो का क्लाइमेक्स है। अब इवन इफ हम नंबर ऑफ डी फैक्टो सीट्स को 110 भी कंसीडर कर लें, फिर भी इसको कम्युनल अवार्ड से बेटर कहना कंप्लीटली स्टूपिड है, क्योंकि भले कम्युनल अवार्ड से नंबर ऑफ रिजर्व सीट्स कम मिलती, लेकिन जो कैंडिडेट्स सेपरेट इलेक्टोरेट से इलेक्ट होके जाते हैं उनके ऊपर कोई भी बर्डन नहीं होता कास्ट हिंदूज के इंटरेस्ट को सर्व करने का, और वो दलित के सोशल कंडीशंस को बेटर करने के लिए काम करते हैं बिना ये सोचे कि कास्ट हिंदूज उनके फेवर में होंगे या नहीं। लेकिन पूना पैक्ट ने दलित कैंडिडेट्स को कास्ट हिंदूज के ऊपर डिपेंडेंट बना दिया, क्योंकि इवन इफ ये 110 कैंडिडेट्स सिर्फ दलित के वोट से जीते थे, लेकिन उन्हें फिर भी कास्ट हिंदूज के इंटरेस्ट को केटर करना पड़ता और उनके पपेट्स की तरह काम करना पड़ता। क्योंकि भले ही 1937 के इलेक्शन में कास्ट हिंदूज ने इन सीट्स पे इंटरफेयर ना किया हो, लेकिन अगले इलेक्शन में जो कि 1946 में होते हैं उसमें वो डेफिनेटली इंटरफेयर कर सकते थे। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कोई दलित कैंडिडेट है जो कि रिजर्व सीट से इलेक्शन जीत जाता है, और लकीली कास्ट हिंदूज ने उसकी सीट के इलेक्शन में इंटरफेयर नहीं किया, मतलब वो सिर्फ दलित के वोट से इलेक्शन जीता है। लेकिन अब अगर वो एंटी कास्ट रिफॉर्म्स लाने का ट्राई करता है जो कि अपर कास्ट के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, तो उनके पास हमेशा ये पावर रहेगी कि वो अगले इलेक्शन में उसको हरा दें और किसी ऐसी पार्टी को वोट दें जो कि दलित के इंटरेस्ट पे ज्यादा ध्यान ना दे। इसका बेस्ट एग्जांपल था बॉम्बे, जहां पर 1937 में अंबेडकर की पार्टी सारी की सारी 15 रिजर्व सीट्स जीत गई थी, लेकिन अगले इलेक्शन में कास्ट हिंदूज के वजह से अंबेडकर की पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई, जबकि उनकी पार्टी को प्राइमरी इलेक्शन में सबसे ज्यादा दलित वोट्स और विक्ट्रीज मिली थी। मतलब कास्ट हिंदूज के पास एक तरह से वीटो पावर थी अंडर पूना पैक्ट कि वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इंटरफेयर कर सकते थे रिजर्व सीट के इलेक्शन में और रेडिकल एंटी कास्ट पार्टीज को जीतने से रोक सकते थे। और ये सिर्फ बॉम्बे का केस नहीं है। इस वीडियो में अब हम सारी 151 सीट्स के डेटा को दिखाएंगे कि कैसे इस पूना पैक्ट ने इलेक्शंस को कांग्रेस और कास्ट हिंदूज के फेवर में रिग्ड कर दिया। 1946 के इलेक्शन एनालिसिस के लिए हमने ऑफिशियल डेटा स्टैनफोर्ड से मंगवाया, क्योंकि उसकी सॉफ्ट कॉपी कहीं भी इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है, और यही रीजन है कि वीडियो आने में इतना टाइम लग गया। ऑफिशियल डेटा का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन के सोर्स में मिल जाएगा। हमने पहले हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए ये चेक किया कि वहां पे मैक्सिमम पॉसिबल दलित वोट्स कितने हो सकते हैं, मतलब जितने टोटल एलिजिबल दलित वोटर्स हैं उस हिसाब से उनके पास कम्युलेटिव वोटिंग के अंडर कितने वोट्स हो सकते हैं। तो अगर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 100 दलित वोटर्स हैं और वो एक 2 मेंबर्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो वहां मैक्सिमम पॉसिबल दलित वोट्स 200 हो सकते हैं। और अगर वो एक 3 मेंबर्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो वहां मैक्सिमम पॉसिबल दलित वोट्स 300 हो सकते हैं। फिर हमने रिजर्व सीट्स पे जो एक्चुअल वोट्स पोल हुए उन्हें कंपेयर किया। अगर एक्चुअल वोट्स दलित के मैक्सिमम पॉसिबल वोट से ज्यादा है तो वो मैथमेटिकली इम्पॉसिबल है बिना कास्ट हिंदूज के इंटरफेरेंस के, मतलब वहां पे 100% कास्ट हिंदूज का इंटरफेरेंस है। फॉर एग्जांपल एलोर, जो कि मद्रास की एक 2 मेंबर्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मतलब यहाँ हर वोटर के पास 2 वोट्स हैं। यहाँ टोटल नंबर ऑफ एलिजिबल दलित वोटर्स हैं 16,835। इसका मतलब मैक्सिमम पॉसिबल दलित वोट्स सिर्फ 33,670 हो सकते हैं। लेकिन अगर हम रिजर्व सीट पे नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड देखें तो वो 47,705 है। मतलब इवन इफ उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के सारे दलित वोटर्स भी इलेक्शन में वोट करते फिर भी उतने वोट्स पोल नहीं हो सकते थे। मतलब कास्ट हिंदूज ने यहाँ डेफिनेटली अपने सरप्लस वोट का यूज करके इंटरफेयर किया है। अब दूसरे टाइप का इंटरफेरेंस देखते हैं। अगर टोटल वोट्स जो रिजर्व सीट्स पे पोल हुए हैं वो मैक्सिमम पॉसिबल दलित वोट से कम है, तो फिर हमने ये देखा कि अगर ये सारे वोट्स सिर्फ दलित्स के हैं तो उसके लिए दलित्स का वोटर टर्नआउट मिनिमम कितना होना चाहिए। फिर उस रिक्वायर्ड दलित टर्नआउट को
कॉन्स्टिट्यूएंसी के ओवरऑल वोटर टर्नआउट से कंपेयर किया। अगर मिनिमम रिक्वायर्ड दलित टर्नआउट ओवरऑल टर्नआउट से ज्यादा है तो इसका मतलब भी यही हुआ कि कास्ट हिंदूज ने डेफिनेटली इंटरफेयर किया है, क्योंकि 1937 के इलेक्शन एनालिसिस में हमने ये अज्यूम किया था कि जहां पर भी इलेक्शंस हुए थे वहां पर दलित्स का वोटर टर्नआउट परसेंटेज ओवरऑल वोटर टर्नआउट परसेंटेज के अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। तो सेम अजम्पशन हम 1946 पे भी यूज करेंगे। और अगर कोई इस अजम्पशन को रिजेक्ट करता है तो उसे 110 डिफैक्टो सीट्स वाला 1937 का इलेक्शन एनालिसिस भी रिजेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी इसी अजम्पशन के बेसिस पे किया गया था, ना कि किसी ऑफिशियल डेटा। फॉर एग्जाम्पल, चिंगलपुट जो कि मद्रास की एक 2 मेंबर्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी है और यहाँ पर भी हर वोटर के पास 2 वोट्स हैं। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिजिबल दलित वोटर्स हैं 22,182। इसका मतलब मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ दलित वोट्स हैं 44,364। अब अगर हम रिजर्व सीट्स पे टोटल नंबर ऑफ वोट्स देखें तो वो है 18,889। मतलब अब यहाँ पे नंबर ऑफ वोट्स ऑन रिजर्व सीट्स मैक्सिमम पॉसिबल दलित वोट से कम है। तो हम चेक करेंगे कि अगर ये सारे 18,889 वोट्स अगर दलित्स के हैं तो उसके लिए दलित्स का वोटर टर्नआउट मिनिमम कितना होना चाहिए। 18,889 वोट्स का मतलब है 9,445 मिनिमम वोटर्स, क्योंकि हर वोटर के पास 2 वोट्स हैं। अब अगर ये सारे वोटर्स दलित होते तो दलित का रिक्वायर्ड वोटर टर्नआउट होता 42.57%, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में ओवरऑल वोटर टर्नआउट ही सिर्फ 24.2% है। मतलब दलित इतने वोट्स पोल ही नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमने अजम्पशन लिया था कि दलित का वोटर टर्नआउट नियरली इक्वल है ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोटर टर्नआउट के, और एरर मार्जिन सिर्फ 1% है। मतलब इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी कास्ट हिंदूज ने रिजर्व सीट के इलेक्शन पे इंटरफेयर किया है। मेथोडोलॉजी को और अच्छे से समझने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में हमारा एनालिसिस पेपर चेक कर सकते हो, जहां हमने हर 151 कॉन्स्टिट्यूएंसी के डेटा को वोट वाइज ब्रेकडाउन करके दिखाया है, और हमने ये भी एक्सप्लेन किया है कि हमें पता कैसे चला कि अजम्पशन यूज हुआ है। अब वीडियो पे वापस आते हैं। इस मेथड का यूज करके जब हमने 1946 के रिजल्ट्स को एनालाइज किया तो जो फाइंडिंग सामने आई वो केशव बेदी के पूरे आर्गुमेंट्स की धज्जियां उड़ा देती हैं। 1946 में 151 रिजर्व सीट्स पे इलेक्शन हुए, जिसमें से सिर्फ 43 सीट्स पे प्राइमरी इलेक्शंस हुए। मतलब इन टोटल 108 सीट्स पे प्राइमरी इलेक्शंस हुए ही नहीं। इस 108 में से 45 सीट्स पे ना प्राइमरी इलेक्शंस हुए और ना जनरल इलेक्शंस हुए, क्योंकि इन सीट्स पे सिर्फ एक ही कैंडिडेट खड़ा था जिसे डायरेक्टली विनर डिक्लेयर कर दिया गया। और 63 सीट्स पे प्राइमरी इलेक्शंस नहीं हुए पर जनरल इलेक्शंस हुए थे, क्योंकि यहाँ पे 1 से ज्यादा और 5 से कम कैंडिडेट कॉन्टेस्ट कर रहे थे। अब अगर हम इन 63 सीट्स के इलेक्शन रिजल्ट्स को देखें जहां पे जनरल इलेक्शंस हुए बट प्राइमरी इलेक्शंस नहीं हुए, तो कांग्रेस इसमें से 61 सीट्स जीत जाती है। लेकिन इससे भी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये है कि इन 63 में से 54 सीट्स पे कास्ट हिंदूज ने इलेक्शन में इंटरफेयर किया है। मतलब अपने सरप्लस वोट का यूज किया अपने फेवरेबल दलित कैंडिडेट या पार्टी को इलेक्ट करने के लिए। इंडीड इसमें से 30 सीट्स ऐसी थी जहां रिजर्व सीट्स पे जो नंबर ऑफ वोट्स पोल हुए हैं वो कास्ट हिंदूज के इंटरफेरेंस के बिना मैथमेटिकली इंपॉसिबल है। मतलब इवन इफ उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के सारे दलित वोटर्स भी इलेक्शन में वोट करते फिर भी उतने वोट्स पोल ही नहीं हो सकते थे। इन 30 सीट्स के अलावा यहां पर 24 सीट्स ऐसी भी थी जहां पे रिजर्व सीट्स पे जो नंबर ऑफ वोट्स पोल हुए वो दलित टर्नआउट के हिसाब से सिर्फ दलित वोट से पॉसिबल ही नहीं थे। यानी वहां पे भी डेफिनेटली कास्ट हिंदूज का इंटरफेरेंस था। मतलब यहां भी कांग्रेस कास्ट हिंदूज के वजह से सीट जीती, ना कि सिर्फ दलित के वजह से। इन टोटल 63 में से 54 सीट्स पे कास्ट हिंदूज ने इंटरफेयर किया रिजर्व सीट के इलेक्शन में। अब अगर हम प्रोविंस वाइज देखें तो मद्रास में 11, बॉम्बे में 11, यूपी में 7, सेंट्रल प्रोविंस में 12, बिहार में 6, असम में 6 और पंजाब में 1 सीट पे कास्ट हिंदूज ने इंटरफेयर किया, क्योंकि इन रिजर्व सीट्स पे इतने वोट्स पोल हुए हैं जो कि या तो मैथमेटिकली सिर्फ दलित्स के थ्रू पॉसिबल ही नहीं है, और अगर मैथमेटिकली पॉसिबल भी थे फिर भी दलित्स के वोटर टर्नआउट के हिसाब से इम्पॉसिबल थे। 108 सीटों में कास्ट हिंदूज का कोई लेना देना ही नहीं है, उसमें वैसी जीत गई कांग्रेस। अरे भाई बिल्कुल लेना देना है। इन 108 में से 45 सीट्स पे तो कोई कॉन्टेस्ट हुआ ही नहीं, और बाकी 63 में से 54 सीट्स में तो कास्ट हिंदूज ने डेफिनेटली इंटरफेयर किया। अब आते हैं उन सीट्स पे जहां पर प्राइमरी इलेक्शंस हुए थे। जब हम प्राइमरी इलेक्शंस के रिजल्ट्स को एनालाइज किए जो सिर्फ 43 सीट्स पे हुए, तो उन 43 में से 18 जगह जो कैंडिडेट प्राइमरी इलेक्शन में टॉप किया था वो कैंडिडेट जनरल इलेक्शन में हार गए। अगर परसेंटेज वाइज देखें तो जिन सीट्स पे प्राइमरी इलेक्शंस हुए उसमें से 42% ऑफ द सीट्स पे कास्ट हिंदूज ने इंटरफेयर किया,
और 58% सीट्स पे जो कैंडिडेट प्राइमरी इलेक्शन में टॉप किया वही कैंडिडेट जनरल इलेक्शन में भी टॉप किया। मतलब प्राइमरी इलेक्शन में 58% सीट्स पे कास्ट हिंदूज ने इंटरफेयर नहीं किया। अब यहाँ केशव बेदी और सुजय बिस्वास के अकॉर्डिंग ये इस बात का प्रूफ है कि कास्ट हिंदूज ने इंटरफेयर नहीं किया दलित के कैंडिडेट चॉइस के साथ। लेकिन ये बहुत एब्सर्ड रीजनिंग है क्योंकि 42% सीट्स कम नहीं होती और इसका सबसे ज्यादा नुकसान अंबेडकर की पार्टी एससीएफ को उठाना पड़ा था। एससीएफ ने 9 जगह प्राइमरी इलेक्शंस जीता था लेकिन जनरल इलेक्शंस में जाके हार गई। इंडीड सबसे शॉकिंग रिजल्ट तो बॉम्बे और सेंट्रल प्रोविंस में था जहां एससीएफ प्राइमरी इलेक्शन में कांग्रेस को वोट शेयर वाइज और कैंडिडेट वाइज दोनों तरीके से हरा देती है और वो भी हर सीट पे। लेकिन जनरल इलेक्शन में कास्ट हिंदूज इंटरफेरेंस की वजह से हार गई। बॉम्बे में तो ये इतना ज्यादा क्लियर था कि जहां प्राइमरी इलेक्शन में एससीएफ 10,000 के वोट मार्जिन से जीती थी वहीं जनरल इलेक्शन में जाके 10,000 के वोट मार्जिन से हार गई, जो कि कास्ट हिंदूज के इंटरफेरेंस के बिना मैथमेटिकली इम्पॉसिबल है। अब अगर हम ओवरऑल उन 43 सीट्स की बात करें जहां पर प्राइमरी इलेक्शंस हुए थे तो 43 में से 20 सीट्स पे कास्ट हिंदूज ने जनरल इलेक्शन में इंटरफेयर किया। तो इवन प्राइमरी इलेक्शन के रिजल्ट से ये क्लियर है कि कास्ट हिंदूज ने कितने जगह फेवरेबल रिजल्ट्स को चेंज किया, जो कि नहीं होता अगर पूना पैक्ट की जगह सेपरेट इलेक्टोरेट्स होता। अब अगर हम प्राइमरी इलेक्शन में ओवरऑल वोट शेयर भी देखें तो कांग्रेस को 29% वोट्स मिले थे और एससीएफ को 27% वोट शेयर मिला। और ये तब है जब कांग्रेस ऑलमोस्ट हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कॉन्टेस्ट की थी, जबकि एससीएफ मेनली मद्रास, बॉम्बे और सेंट्रल प्रोविंस में खड़ी थी क्योंकि एससीएफ के पास कांग्रेस जितनी मशीनरी और फंड्स थे ही नहीं। 1946 के इलेक्शन में 151 में से सिर्फ 32 ऐसी सीट थी जहां पे किसी तरह से इलेक्शन हुए और कास्ट हिंदूज ने इंटरफेयर नहीं किया, और 74 सीट्स ऐसी थी जहां पर कास्ट हिंदूज ने इंटरफेयर किया, और बाकी 45 सीट्स पे तो कोई कॉन्टेस्ट ही नहीं हुआ। और अंबेडकर पहले से इस चीज के बारे में जानते थे, जिसको आगे हम वीडियो में एक्सप्लेन भी करेंगे। अगर हम स्पेसिफिकली कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने इन टोटल 143 सीट्स जीती, जिसमें से 43 सीट्स पे तो उनके अगेंस्ट कोई इलेक्शन ही नहीं लड़ रहा था, मतलब यहाँ पे वो अनकंटेस्टेड ही जीत गए। और 70 सीट्स पे वो कास्ट हिंदूज के इंटरफेरेंस की हेल्प से जीते, मतलब इन टोटल सिर्फ 30 ऐसी सीट थी जहां कांग्रेस कॉन्टेस्ट की और सिर्फ दलित के वोट से इलेक्शन जीती। तो अब एक बार केशव का बाकी क्लेम सुन लो। अल्टीमेटली टोटल जो 151 रिजर्व थी उसमें 110 सीटें फाइनल इलेक्शन में हिंदुओं ने वोट ही नहीं डाला, सिर्फ दलित कैंडिडेट्स ने डाला है। तो ये जो 110 हुए ये तो एक तरीके से सेपरेट इलेक्टोरेट के कैंडिडेट हो गए। यहाँ पे केशव बेदी का डी फैक्टो सीट्स वाला आर्गुमेंट भी डीबंक हो जाता है, क्योंकि ये 110 सीट्स डी फैक्टो थी ही नहीं, क्योंकि उसमें से 55 मतलब आधी सीट्स पे तो कास्ट हिंदूज ने 1946 के इलेक्शन में इंटरफेयर किया। इन 110 सीट्स पे जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स इलेक्ट होके आए थे वो कास्ट हिंदूज के इंटरेस्ट को इग्नोर करके दलित्स के लिए रिफॉर्म ला ही नहीं सकते थे, क्योंकि अगले इलेक्शन में कास्ट हिंदूज इंटरफेयर कर सकते हैं, जो कि प्रूव हो गया 1946 के इलेक्शन रिजल्ट से। वहीं दूसरी तरफ कम्युनल अवार्ड में रिजर्व सीट्स भले ही कम मिलती, लेकिन फिर भी जो कैंडिडेट्स इलेक्ट होके जाते वो कास्ट हिंदूज के इन्फ्लुएंस के बिना रिलेटिवली बेटर रिफॉर्म्स ला सकते थे। मतलब क्वालिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन बेटर होता कम्युनल अवार्ड में एज कंपेयर टू पूना पैक्ट। ये शो करता है कि कैसे पूना पैक्ट ने एक वीटो पावर दे दिया कास्ट हिंदूज को कि वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग रिजर्व सीट के इलेक्शंस में इंटरफेयर करके अपने पसंद के कैंडिडेट या पार्टी को इलेक्शन जितवा सकते हैं, जो कि मोस्ट केसेस में कांग्रेस के कैंडिडेट्स थे, क्योंकि जो पॉलिसीज दलित के लिए सोशल रिफॉर्म थी वो कास्ट हिंदूज के इंटरेस्ट के अगेंस्ट थी। हमारा कोर आर्ग्यूमेंट ये नहीं है कि कितनी सीट्स पे कास्ट हिंदूज ने इंटरफेयर किया या नहीं, हमारा कोर आर्ग्यूमेंट ये है कि जब तक कास्ट हिंदूज के पास स्ट्रक्चरली ये पावर है इंटरफेयर करने की, तब तक दलित्स अपने ट्रू रिप्रेजेंटेटिव्स चूज नहीं कर सकते। मतलब इवन इफ एक इलेक्शन में सारी की सारी सीट्स भी अगर डी फैक्टो सीट्स हो जाएं, तो भी एज लॉन्ग एज कास्ट हिंदूज के पास इंटरफेयर करने की पावर है, तब तक दलित्स के रिप्रेजेंटेटिव्स फ्री होकर रिफॉर्म्स नहीं ला सकते हैं, जो कि पॉसिबल होता सेपरेट इलेक्टोरेट्स में। यही होता है जब सबके पास इक्वल राइट टू वोट ना हो, जिसके लिए अंबेडकर हमेशा से लड़ रहे थे। और इसी दो कौड़ी के फुद्दू क्लेम पे केशव बेदी उछल रहा है। अब केशव और सुजय बिस्वास का एक और क्लेम है कि अंबेडकर ने बोला था कि अगर प्राइमरी इलेक्शन के पैनल पे 4 से कम कैंडिडेट्स खड़े हैं तो वहां कास्ट हिंदूज के पपेट हो ही नहीं सकते। लेकिन अंबेडकर ने ऐसा बोला ही नहीं था, उल्टा अंबेडकर ने इसको रिलेटिव टर्म्स में बोला था। उनके अकॉर्डिंग अगर पहला कैंडिडेट पैनल पे खड़ा है तो वो रिलेटिवली ज्यादा स्टॉन्च रिप्रेजेंटेटिव होगा दलित्स का एज कंपेयर टू सेकंड कैंडिडेट, और तीसरा कैंडिडेट रिलेटिवली बेटर रिप्रेजेंटेटिव होगा चौथे कैंडिडेट से। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर 4 से कम कैंडिडेट्स खड़े हैं तो वहां कास्ट हिंदूज के पपेट्स नहीं हो सकते। यहाँ ये बात नोट करना जरूरी है कि जिस टाइम पे अंबेडकर ने ये सोल्यूशन प्रेजेंट किया था
उस टाइम तक ऑलरेडी जॉइंट इलेक्टोरेट्स को एक्सेप्ट कर लिया गया था पूना पैक्ट के डिस्कशंस के अंडर। मतलब अंबेडकर इसको पूना पैक्ट के रेफरेंस में एक्सप्लेन कर रहे थे, ना कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स के। तो ये पैनल सिस्टम विद इन जॉइंट इलेक्टोरेट्स एक फिल्ट्रेशन का काम करता। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये सेपरेट इलेक्टोरेट से बेटर होता। और इनिशियली अंबेडकर सिर्फ 2 मेंबर का पैनल चाहते थे, लेकिन नेगोशिएशन के वजह से ये नंबर 4 तक फाइनल किया गया, जिसको हम वीडियो में आगे इन डेप्थ एक्सप्लेन करेंगे। अब ये 4 मेंबर का पैनल ये रिलेटिवली एक दूसरे से बेटर रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं, लेकिन अगर हम इसे सेपरेट इलेक्टोरेट से कंपेयर करें तो क्वालिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन हमेशा बेटर होती कम्युनल वार्ड में, क्योंकि वहां कास्ट हिंदूज के इंटरफेरेंस का कोई चांस ही नहीं होता। सुजय विश्वास को तो डीबंक करने के लिए हम एक सेपरेट वीडियो ला सकते हैं, ऑल्दो इनका एक प्रॉपर एकेडमिक डीबंक इयान डंकन ने भी किया है, जिसको पढ़ के सुजय विश्वास को अपनी पीएचडी रिटर्न कर देनी चाहिए, क्योंकि उसने मिसकोट करके इतने ब्लंडर्स किए हैं जो कि एक स्कॉलर से एक्सपेक्टेड नहीं होता है। अब अगर अभी भी दाल नहीं गली हो तो आपको कांग्रेस और गांधी की हिपोक्रेसी से क्लियर हो जाएगा कि वो दलित्स के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन और उनके राइट्स को लेकर कितने सीरियस थे। इसे समझने के लिए हमें जानना होगा पूना पैक्ट के हिस्ट्री को और उन इवेंट्स को विच फाइनली रिजल्टेड इन द साइनिंग ऑफ पूना पैक्ट। जब किसी और ने और स्पेशली कांग्रेस ने दलित्स के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन और राइट्स की बात भी नहीं छेड़ी थी, तब बाबा साहेब ने 1928 के साइमन कमीशन में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी और रिजर्वेशन की डिमांड की थी। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज जो नोट करना इंपॉर्टेंट है कि अंबेडकर ने खुद सबसे पहले जॉइंट इलेक्टोरेट्स में रिजर्वेशन मांगा था, लेकिन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के साथ उनके अकॉर्डिंग अगर सारे दलित्स को राइट टू वोट मिल जाए तब वो जॉइंट इलेक्टोरेट्स के अंडर रिजर्वेशन से सेटिस्फाइड थे। इंडीड साइमन कमीशन में उनसे पूछा भी गया था कि अगर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं ग्रांट किया गया तब अंबेडकर की डिमांड क्या होगी, जिसपे उन्होंने रिप्लाई किया था कि अगर दलित्स को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं दिया गया तब उन्होंने कहा था कि सेपरेट इलेक्टोरेट ही उनका आखिरी ऑप्शन होगा। अब मैं बता दूं कि एट दैट पॉइंट कांग्रेस ने अपनी तरफ से दलित्स के लिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन की कोई डिमांड नहीं की थी। उल्टा वो साइमन कमीशन को बॉयकॉट करके अपना खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट प्रिपेयर करते हैं मोतीलाल नेहरू के अंडर, जिसे वो कराची रेजोल्यूशन कहते हैं, जो कि एक तरह से फंडामेंटल राइट्स का काम करता इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए। अब एक आयरॉनिक चीज ये है कि कांग्रेस बॉयकॉट करती है साइमन कमीशन को एक भी इंडियन ना होने के लिए, और वहीं खुद अपनी कमेटी में एक भी दलित रिप्रेजेंटेटिव्स को नहीं बुलाते। कराची रेजोल्यूशन के ड्राफ्टिंग में कोई भी दलित रिप्रेजेंटेटिव या दलित ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडेड नहीं था। इंडीड कांग्रेस ने मुस्लिम्स, सिख्स, इवन एंग्लो इंडियंस के रिप्रेजेंटेटिव्स तक से सजेशन लिया था, लेकिन किसी भी दलित ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कशन में इन्वॉल्व नहीं किया। इंडीड कांग्रेस का कराची रेजोल्यूशन आया था मार्च 1931 में, लेकिन उससे पहले ही जनवरी 1931 में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अंबेडकर ने अपनी तरफ से एक डिक्लेरेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स सबमिट कर दिया था इंडिपेंडेंट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, जिसमें अलग से सेफगार्ड्स भी थे स्पेशली माइनॉरिटीज और दलित्स के लिए। कराची रेजोल्यूशन में दलित्स के लिए कोई भी रिप्रेजेंटेशन और सेफगार्ड्स नहीं था, और जब किसी कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ राइट्स मेंशन्ड होते हैं बट सेफगार्ड्स मेंशन नहीं होते तो उन राइट्स को लीगली वायलेट करना बहुत ईजी हो जाता है। और ये बहुत ज्यादा डिटेल्ड था एज कंपेयर टू कांग्रेस का डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स। अगर किसी को थोड़ा भी डाउट हो तो अपने सामने कांग्रेस और BR अम्बेडकर दोनों के ड्राफ्ट को कंपेयर कर ले और खुद डिसाइड कर ले कि दलित्स के लिए कौन सा ज्यादा बेटर है। लेकिन केशव का क्लेम और इनवैलिड हो जाता है जब आप ये देखोगे कि कांग्रेस खुद अपने कराची रेजोल्यूशन को लेकर सीरियस नहीं थी, क्योंकि ये उन्होंने एज अ रिएक्शनरी डॉक्यूमेंट बनाया था साइमन कमीशन को अपोज करने के लिए। अगर वो इसको लेकर सीरियस होते तो सेकंड राउंड टेबल में अपना डिक्लेरेशन ऑफ राइट सबमिट करते, लेकिन उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कराची रेजोल्यूशन को सबमिट ही नहीं किया। इन शॉर्ट, कांग्रेस को कोई इंटरेस्ट नहीं था फंडामेंटल राइट्स या दलित्स के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में, लेकिन अपनी पॉलिटिकल प्रेजेंस मेंटेन करने के लिए उन्होंने कराची रेजोल्यूशन पास किया था। इंडीड गांधी ने बोला था कि वो मुस्लिम्स और सिख्स से कॉम्प्रोमाइज के लिए रेडी हैं, लेकिन दलित से नहीं। लेकिन जब पूना पैक्ट में फाइनली दलित्स को जॉइंट इलेक्टोरेट्स के अंडर रिजर्वेशन दिया गया तो गांधी का कहना था कि उन्हें पता ही नहीं था कि जॉइंट इलेक्टोरेट्स के अंडर रिजर्वेशन दिया जा सकता है। लेकिन ये गांधी के इविल कैरेक्टर को और एक्सपोज कर देता है, क्योंकि अंबेडकर ने खुद साइमन कमीशन में जॉइंट इलेक्टोरेट्स के अंडर रिजर्वेशन की बात की थी, और वो भी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के साथ, जिससे पता चलता है कि गांधी को जॉइंट इलेक्टोरेट्स के अंडर रिजर्वेशन स्कीम के बारे में अच्छे से पता था। इस पूरे 6 दिन के नेगोशिएशन में अंबेडकर ने क्लैरिफाई कर दिया था कि वो दलित्स के राइट्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, लेकिन गांधी के कोर्जन और ब्लैकमेल के सामने उन्हें भी गिव अप करना पड़ा। गांधी ने शेमलेसली इस बात को एक्सेप्ट किया था कि उन्होंने अपनी जान की धमकी देकर अंबेडकर से पूना पैक्ट साइन करवाया था। और बस यही नहीं, वो ये तक कहते हैं कि अगली बार से अंबेडकर को कभी ड्यूटी छोड़ के किसी की जान के लिए सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए। क्या? ये क्या बक रहे हो मादर? गांधी की डिसऑनेस्टी एक और पॉइंट पे दिखती है,
जब अंबेडकर ने पूना पैक्ट के बाद एक ऑल्टरनेट सोल्यूशन प्रेजेंट किया था। अंबेडकर को पहले से ही पता था कि मोस्ट ऑफ द सीट्स पे प्राइमरी इलेक्शंस होंगे ही नहीं। यही रीजन है कि इनिशियली अंबेडकर चाहते थे कि प्राइमरी इलेक्शन पे सिर्फ टॉप 2 कैंडिडेट्स को चूज किया जाए, क्योंकि जितने कम कैंडिडेट्स चूज होंगे उतने ज्यादा चांसेस होते हैं प्राइमरी इलेक्शंस होने के। अंबेडकर के पास इसका एक बेटर ऑल्टरनेटिव था। इसके अंडर एक ही इलेक्शन होता, जॉइंट इलेक्टोरेट्स के अंडर, लेकिन हर रिजर्व सीट के कैंडिडेट्स के लिए कास्ट हिंदू के वोट्स और दलित के वोट्स अलग से काउंट होते, और जिस कैंडिडेट को मिनिमम 25% ऑफ द दलित वोट्स मिलते उन्हें ही क्वालिफाइड माना जाता और उनके ही टोटल वोट्स की काउंटिंग होती। अगर किसी कैंडिडेट को 25% से कम दलित वोट्स मिले तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता। लेकिन गांधी जी ने इस मेथड को एक तरह से बैकडोर सेपरेट इलेक्टोरेट कह के रिजेक्ट कर दिया, जबकि इस मेथड से एक्चुअली में पता चल सकता था कि किस कैंडिडेट को कितने वोट्स दलित से मिले और कितने वोट्स कास्ट हिंदू से। तो बस यही है अंबेडकर और गांधी के कॉन्फ्लिक्ट का सेंट्रल इशू। ऑल्दो और भी बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स थे, लेकिन ये एक डिटेल्ड हिस्ट्री है पॉलिटिकल रिजर्वेशन की। इस वीडियो के जितने भी फैक्ट्स, आर्ग्यूमेंट्स, एनालिसिस और रेफरेंसेस हैं, उनका सोर्स और एक्सप्लेनेशन हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, और अपने सबरेडिट पे भी हमने बेदी को डीबंक करते हुए पोस्ट शेयर किया है, तो उसे अपवोट कर देना। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।